में से निकाल देगा। अगर पोटेशियम बॉडी में से निकलेगा तो ऑब्वियसली मस्कुलर वीकनेस होगी, अगर सोडियम और वाटर रिटेन होगा तो ऑब्वियसली एडीमा होगा। ठीक है, तो इसके एक्सेस से आप ऑटोमेटिकली उसके फीचर्स को निकाल सकते हो। तो ये हमने पढ़ा था कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड इट इंक्रीजेस द ब्लड वॉल्यूम एंड द ब्लड प्रेशर। जीएफआर सेकेंडरी इंक्रीज था। एल्डोस्टेरॉन एस्केप की बात हमने की थी। एल्डोस्टेरॉन एस्केप का क्या था कि एक टाइम ऐसा आता है कि किडनी डिसाइड कर लेती है कि नो मोर रीअब्जॉर्प्शन, इवन दो द एल्डोस्टेरॉन लेवल इज हाई, स्टिल इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द किडनी स्टार्ट्स decreasing the sodium levels and starts expelling the water. So this is aldosterone escape. In spite of high levels of aldosterone, sodium and water is now being thrown out of the body. ठीक है, ये एक protective mechanism है by the kidney itself. Again after 10 to 15% increase in ESS, kidney escapes from the sodium retaining effect of aldosterone. मसल्स पे इफेक्ट किया था, पोटेशियम लॉस हो रहा है तो हाइपोफिलीमिया हो रहा है एंड मस्कुलर वीकनेस हो रही है। कार्डियक पे क्या होगा, वीक कॉन्ट्रैक्शन होगी, मस्कुलर वीकनेस है तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो वीक होगी हार्ट की। एरिथमियास डेवलप होंगे, एरिथमियास हाइपोफिलीमिया के कारण एरिथमियास डेवलप होंगे एंड इवन डेथ कैन हैपन। सिलिवरी ग्लैंड्स में अगेन देयर इज इंक्रीज सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन। ब्रेन में थर्स्ट इंक्रीज होगा। रेगुलेशन इसकी आपने ऑलरेडी करी हुई है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, वही है इसकी रेगुलेशन। ठीक है, अब हम इसके आते हैं एब्नॉर्मैलिटीज में। अगर डेफिशिएंसी हो जाए, एल्डोस्टेरॉन कम हो जाए तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज इट डूइंग, सो इट इज कॉजिंग सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। तो अगर ये कम है तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, सो देयर विल बी डिक्रीज इन सोडियम कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन पोटेशियम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। करना क्या है इसमें, एल्डोस्टेरॉन सिंथेटिकली अवेलेबल जो है वो पेशेंट को देना है। मोस्टली क्या होता है कि जब एड्रिनल की डेफिशिएंसी होती है तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एड्रिनोकॉर्टिकॉइड सारे ही कम हो रहे हैं, सो बेसिकली वी गिव स्टेरॉइड। कौन से, प्रेडनिसोलोन या ओबनाकॉटिल। पेशेंट लाइफ लॉन्ग प्रेडनिसोलोन या ओबनाकॉटिल पे रहता है। जब उसके किसी तरीके का स्ट्रेस उसकी लाइफ में बढ़ता है, जैसे कोई ऑपरेटिव सर्जरी है या इवन नॉर्मल रूटीन में वो एक्सरसाइज ज्यादा कर ले या फिर उसके मंथली साइकिल हो या कुछ भी हो, तो उसमें आपको उसकी डोज को अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ता है। अदरवाइज एक मिनिमम डोज ऑफ स्टेरॉइड इज गिवन टू द पेशेंट लाइफ लॉन्ग। ठीक है, एंड प्लेंटी ऑफ साल्ट NaCl बाय माउथ। जो एड्रिनल के पेशेंट को हमेशा साल्ट की कमी लगती ही है अपने खाने में, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन कम होता है तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है, तो उसको हमेशा एक कम सॉल्ट की वो रहेगी। इसमें बहुत जरूरी है कि उसके ब्लड प्रेशर की प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहे। अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है तो इवन दो द पेशेंट इज नॉट फीलिंग के मतलब द साल्ट इज लेस इन फूड, वी डू नॉट गिव हिम मोर साल्ट, अदरवाइज हिज ब्लड प्रेशर विल बी अफेक्टेड। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर मॉनिटरिंग मंथली लेवल पे इस पेशेंट की होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो वी आर गिविंग एल्डोस्टेरॉन के सिंथेटिक drugs and we are giving plenty of NaCl by mouth so that उसके सोडियम की कमी नहीं आए। अगर एक्सेस हो तो दो तरीके से एक्सेस होगा, हाइपर एल्डोस्टेरॉन। पहले हमने किया हाइपो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइपर। अगेन हाइपर में क्या हो रहा है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है, पोटेशियम एक्सक्रीशन ज्यादा हो रही है, तो ऑब्वियसली अगेन वही सब चीजें होंगी, एरिथमियास होंगे, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी अफेक्टेड होगी, मस्कुलर वीकनेस होगी। ठीक है, सो ये बहुत रेयर है, इट डेवलप्स ड्यू टू अ ट्यूमर इन जोना ग्लोमेरुलोसा, जहां से हमारा एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट हो रहा है। इसको कॉर्न सिंड्रोम कहते हैं, कई बार आपके एमसीक्यूज में आ जाता है कि व्हाट इज कॉर्न सिंड्रोम। कॉर्न सिंड्रोम इज हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। सिम्टम्स, मस्कुलर वीकनेस, किडनी डैमेज। किडनी डैमेज क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो पा रही है, किडनी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वर्क कर रही है, वो यूरिन को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही है, बट इट इज नॉट बीइंग कंसंट्रेटेड बिकॉज देयर इज मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर व्हिच इज फॉलोइंग द सोडियम। ठीक है, सो किडनी इज वर्किंग मच बियॉन्ड द कैपेसिटी, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गो इनटू द फेलियर। ठीक है, हाइपरटेंशन, लेकिन इसमें जरूरी क्या है कि एडीमा नहीं होता है, एडीमा डज नॉट टेक प्लेस, जो प्राइमरी है। सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म जो कि किसी और डिजीज के कारण है, उसमें एडीमा होता है। अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कि कौन सिंड्रोम में
there will be sodium and water reabsorption but there will be no edema, ठीक है. Whereas in secondary hyperaldosteronism there would be edema. Metabolic alkalosis threatening हो जाएगा obviously because of potassium loss. Secondary develops in congestive heart failure, nephrosis, cirrhosis, toxemia of pregnancy. मतलब chronic disorders जो है ये 4 major chronic disorders हैं. Cirrhosis of liver हो गया, toxemia of pregnancy, nephrosis and CSF है ना, congestive heart failure. इन सब में secondary hyperaldosteronism हो जाएगा. इसमें क्या है, hypertension हो रही है, सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, पोटेशियम लॉस हो रहा है, वो सारे फीचर्स हो रहे हैं. इसमें एडीमा होगा क्योंकि CHF साथ में है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या किडनी का फेलियर साथ में है. तो अब उसमें आपका वाटर रिटेंशन होगा और वाटर के रिटेंशन के कारण एडीमा होगा. प्राइमरी में वाटर रिटेंशन हो रहा है लेकिन पेरिफेरल टिश्यूज में डिपॉजिट नहीं हो रहा तो एडीमा नहीं होगा. ठीक है, क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द एल्डोस्टेरॉन. नाउ वी मूव ऑन टू द एड्रिनल मेडुला. एड्रिनल मेडुला पे हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बिकॉज ये एक्चुअली अपन कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी डन द ANS, यू हैव ऑलरेडी डन ANS, और ANS में हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को पूरे को डिस्कस कर चुके हैं. सो वी एक्चुअली डोंट नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट, है ना. फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, यू अंडरस्टैंड दैट इट इज फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स. इनर मेडुला इज सोर्स ऑफ कैटेकोलामीन्स. कौन से? एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. 80% एपिनेफ्रिन होता है, 20% नॉरएपिनेफ्रिन होता है. जरूरी क्या है इसमें जानना और याद रखना, क्योंकि आगे फार्माकोलॉजी में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी कि ये कौन से रिसेप्टर्स पे काम कर रहा है. उस समय ना आपको फिर समझ नहीं आएगा क्या अल्फा एड्रेनर्जिक, क्या बीटा ब्लॉकर, क्या ये, तो यू विल बी हाईली कंफ्यूज. सो रिमेंबर द रिसेप्टर्स कि अल्फा रिसेप्टर्स हैं एंड बीटा रिसेप्टर्स हैं. एपिनेफ्रिन किस पे एक्ट कर रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन किस पे एक्ट कर रहा है, और उस रिसेप्टर के कारण क्या आगे हो रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है तो ही आप आगे मेडिसिन को याद कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल रहेगा. ठीक है, तो एड्रिनल मेडुला इज द रिलीजेस एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन. इसमें क्रोमैटिन सेल्स होते हैं, ये प्रिंसिपल सेल टाइप है. क्रोमैटिन सेल्स जो है वो सिंपैथेटिक नर्व से आफ्टर द क्लास है ना, सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं वो इन क्रोमैटिन सेल्स के ऊपर जाके एंड करती हैं. सो ऑब्वियसली जो एड्रिनल मेडुला है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ मिलके काम कर रहा है. जो काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने करना है वही ये एड्रिनल मेडुला आगे करवा रहा है. ठीक है, सो इट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. कैटेकोलामीन्स बस क्रोमैटिन सेल्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. हमने बात करी ही कि दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स. अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, क्या क्या होगा इसमें. अपन ने स्ट्रेस को लेके बहुत बार बात कर चुके हैं. क्या क्या होगा स्ट्रेस में. एनी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो स्ट्रेस से रिलेटेड है. स्ट्रेस कैन बी फिजिकल, इट कैन बी इमोशनल, इट कैन बी केमिकल, वॉट एवर. तो कौन क्या होगा, सबसे फर्स्ट क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. और क्या होगा, हाइपरवेंटिलेशन कैन हैपन डेफिनेटली. लेट्स टॉक अबाउट दैट कॉर्टिसोल वाला प्रोसेस जो अपन ने सारा किया था कि स्ट्रेस के साथ क्या क्या हो रहा था. नंबर 1, स्ट्रेस का जब बॉडी को लगेगा कि इसको स्ट्रेस है तो वो फ्यूल प्रोवाइड करेगा. तो फ्यूल प्रोवाइड किससे होगा, ग्लूकोज से. तो हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, ग्लाइकोजन नहीं बनेगा. ठीक है, क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि सीधे पहले ग्लूकोज दो. बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि फैट डेपोजिशन नहीं होगा, प्रोटीन डेपोजिशन नहीं होगा. इनफैक्ट प्रोटीन और फैट ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाएंगे ताकि ग्लूकोज का लेवल बॉडी में हाई रहे. इमीडिएट अगर रिक्वायरमेंट हो तो उस एनर्जी को बॉडी यूज कर सके. ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा. हाइपरवेंटिलेशन कैन हैपन बट देन अगेन इट इज नॉट रिलेटेड टू द कॉर्टिसोल लेवल. और आगे और क्या होता है, एनीथिंग एल्स व्हिच इज हैपनिंग. एड्रिनल है ना, एड्रिनल और क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, पोटेशियम एक्सक्रीशन. ठीक है, तो ये भी साथ में होगा. सोडियम लेवल्स हाई रहेंगे, पोटेशियम लेवल्स इनसाइड द ब्लड लो रहेंगे. ठीक है, तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होती है किसी भी चीज में.
So ratio of the two catecholamines, एपिनेफ्रिन 80% है, नॉरएपिनेफ्रिन 20% है. कहाँ से बनते हैं? एल टायरोसिन से. टायरोसिन से आगे क्या बना, ये आपने मेरा ख्याल बहुत बार किया हुआ है ऑलरेडी, बायोकेमिस्ट्री में भी आपको ये बहुत बार कराएंगे. एल टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामीन, देन क्या था? डोपा से डोपामीन, देन नॉरएपिनेफ्रिन एंड देन फाइनली एपिनेफ्रिन. तो इसमें जो हार्मोन्स एंजाइम्स जो हैं वो हैं एक टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, डोपा डिकार्बोक्सिलेज. ये दो एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनकी कमी होगी तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप होगा नहीं, और ये जो स्ट्रेस न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये बनेंगे नहीं और रिलीज नहीं होंगे एट द लेवल ऑफ द स्ट्रेस. So enzymes are actually responsible for the formation of these catecholamines and then they are responsible for the fight and flight response. ठीक है, इससे ज्यादा हम इसे डिस्कस करेंगे नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा हायर लेवल का है. ये बताया है फिनाइलेफ्रिन से टायरोसिन, टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामीन, देन फाइनली डोपामीन टू नॉरएपिनेफ्रिन एंड देन एपिनेफ्रिन. टू एंजाइम्स, मोनोमीन ऑक्सीडेज, कैटेकोलामीन, इसको डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, बस ये याद रखना कि जो एंजाइम्स है ये जरूरी है, इनकी कमी के कारण आगे कैटेकोलामीन नहीं बनेंगे तो आपके स्ट्रेस को मेंटेन नहीं हो पाएगा. तो ये कैसे काम कर रहा है बेसिकली एड्रिनल मेडुला? क्रोमैटिन सेल्स में वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स के अंदर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है. सबसे पहले एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा उसी तरीके से जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हो रहा था. एसिटाइलकोलिन आता है, क्या होता है उसके बाद? भूल गए क्या होता है उसके बाद? हाँ, उसमें हमने बात करी थी कि सबसे पहले जब भी कोई आया, इंपल्स आया, तो व्हाट इज इट गोइंग टू डू? इट इज गोइंग टू अफेक्ट द विच चैनल? यस, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल. ठीक है, तो वोल्टेज गेट यहाँ पे क्या होगा? एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होगा तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन करेगा. वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो इन वेसिकल्स के ऊपर एक्ट करके एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देंगे. सिंपल है. ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल ऊपर है जहां से एसिटाइलकोलिन आएगा. ठीक है, देखिए एसिटाइलकोलिन साइनेप्स बन रहा है. व्हाट इज इट डूइंग? इट इज एक्टिंग ऑन द कैल्शियम चैनल. कैल्शियम चैनल्स विल एसिटाइलकोलिन depolarizes the chromatin cells by activating the acetylcholine receptors which opens the voltage gated calcium channel. This will cause the fusion of the vesicles and release of the epinephrine and norepinephrine into the bloodstream. Carried in circulation by albumin. Bound form albumin के साथ carry होगी. Free form जो है वो active form होती है. कोई भी प्रोटीन के साथ जब तक bound है तो वो inactive form. So catecholamines which are released by are 80% epinephrine and 20% norepinephrine. Again, same things are being repeated. Now we come to the receptors. कि ये इनका जो इफेक्ट है that will depend upon कि which receptor is it acting on. तो दो तरीके के रिसेप्टर्स हैं, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा. उनको आगे डिवाइड किया गया है अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1, बीटा 2. जो अल्फा 1 रिसेप्टर है वो IP3-DHE पाथवे के थ्रू काम करता है. ऑलरेडी हमने हार्मोन्स में पाथवेज को डिस्कस कर चुके हो आप. प्लीज गो थ्रू देम बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स. ठीक है, तो जो IP3-DHE के थ्रू सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर काम कर रहा है, बाकी जो अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स जो है वो आपके काम कर रहे हैं थ्रू साइक्लिक AMP. ठीक है, CAMP के थ्रू वर्क कर रहा है. अगेन MCQ क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाता है कि अल्फा 1 रिसेप्टर्स किसके थ्रू काम कर रहे हैं एंड रेस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स आर एक्टिंग थ्रू व्हिच. अब क्या है, I will skip this and I will directly come to this. अब इसमें बताया है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन कैसे काम कर रहे हैं. जो एपिनेफ्रिन है वो दोनों को स्टिमुलेट करता है, अल्फा रिसेप्टर्स को भी और बीटा रिसेप्टर्स को भी. देखो ध्यान से देखो इसको, है ना. So it is causing the stimulation of both the alpha and the beta receptors. अल्फा रिसेप्टर्स पे काम करेगा तो वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, बीटा रिसेप्टर्स पे काम करेगा तो वेसोडाइलेटेशन करेगा. नेट इफेक्ट क्या होगा? वेसोडाइलेटेशन एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन जो है वो आपस में कैंसल आउट कर जाएंगे, ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा. ठीक है, सो एपिनेफ्रिन इट्स स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा रिसेप्टर्स से इट कॉजेस वेसोकंस्ट्रिक्शन व्हिच इंक्रीजेस द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. बीटा रिसेप्टर्स में इट कॉजेस वेसोडाइलेटेशन व्हिच डिक्रीजेस द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. Next, there is no change or there is a slight fall in
डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये ऑलमोस्ट वही हो रहा है इफेक्ट ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज। इफ यू रिमेंबर what was happening was vasoconstriction was happening in the vital organs and vasodilatation was happening in the muscles which were working at that time, so they were balancing themselves out. So norepinephrine का epinephrine का effect almost same है, it has a balanced effect, तो कोई बहुत ज्यादा change blood pressure के level में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन pulse pressure जो है वो definitely increase कर जाएगा। नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो सिर्फ अल्फा रिसेप्टर्स पे काम करता है, एंड अल्फा रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो राइज करेगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कुछ होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द डायस्टोलिक ओनली। सिस्टोलिक समथिंग इज गोइंग टू हैपन टू द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, yes it is going to increase the heart rate also, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो दोनों केसेस में ही बढ़ेगा, डायस्टोलिक जो है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, नॉरएपिनेफ्रिन ने काम किया बीटा अल्फा रिसेप्टर्स पे। अल्फा रिसेप्टर से क्या हुआ, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन से क्या हुआ, राइज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हुआ। जैसे ही राइज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हुआ, कंपनसेटरी मैकेनिज्म साथ के साथ एक्टिवेट हो गया। कौन सा, बेरोरिसेप्टर्स। कौन से बेरोरिसेप्टर्स कहाँ है, कैरोटिड साइनस एंड एओर्टिक आर्च में, सो दे गेट एक्टिवेटेड एंड दे विल, बेरोरिफ्लेक्स होगा, बेरोरिफ्लेक्स से द ब्लड प्रेशर विल कम बैक टू नॉर्मल, ठीक है। दिस इज अगेन दैट इफेक्ट ऑफ पोस्चर के बराबर। सो ये बेसिकली एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का काम है और इन रिसेप्टर्स का काम है। इतना ही करना है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं करना हमें, ये वही चीजों को वापस एक्सप्लेन किया गया है। कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट्स को एक बार इनके दोनों को देख लेते हैं। एपिनेफ्रिन इज स्टिमुलेटिंग द हार्ट थ्रू द बीटा रिसेप्टर्स, but it is also causing the stimulation of the alpha receptors. So due to stimulation of both alpha and beta receptors, peripheral resistance and diastolic remain unchanged or slightly fall. Due to direct stimulation of heart, there is increase in stroke volume and heart rate. ठीक है, ये तो था आपका एपिनेफ्रिन का काम। नॉन एपिनेफ्रिन क्या है, बीटा को तो करता ही नहीं है एक्टिवेट, बहुत कम एक्टिवेट बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। मेनली इट इज एक्टिंग ऑन द प्रीडोमिनेंट अल्फा एक्टिवेशन। This will, what will this do? This will increase the peripheral resistance and diastolic blood pressure will increase. लेकिन जैसे ही diastolic blood pressure increase होगा, baroreceptors reflex के कारण ये वापस normalize हो जाएगा। This will reduce the heart rate and stroke volume. So इसमें heart rate and stroke volume are increasing and in epinephrine it is decreasing. ठीक है, clear है? फैक्टर्स रेगुलेटिंग नेगेटिव फीडबैक है, ये हम सब कर चुके हैं ऑलरेडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, इसको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। ये देख लो बस कि एड्रिनल मेडुला का बेसिक काम क्या हो रहा है। वही बात जो हम पहले बात कर रहे थे कि स्ट्रेस से क्या हुआ है, स्ट्रेस से सीधे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया है। स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी, लो ग्लूकोज, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल थ्रू द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा स्ट्रेस से, ये कहाँ काम करेगा, ऑन द क्रोमैटिन सेल्स ऑफ द एड्रिनल मेडुला, और एड्रिनल मेडुला क्या रिलीज करेगा, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों को, और काम क्या करेगा, इट विल एक्ट ऑन द टारगेट टिश्यूज। क्या, इंक्रीजेस रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज होगा ताकि ग्लूकोज बने, ग्लाइकोनियोजेनेसिस नहीं होगा, ठीक है। इंक्रीज रिलीज ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम द फैट स्टोर्स, व्हाट इज दिस, दिस इज लिपोलिटिक एक्शन, ठीक है, लाइपोलिटिक एक्शन। Then third, increases the heart rate, decreases the blood flow through the blood vessels of internal organs and increases it to the skeletal muscles and the heart, ठीक है। बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स कौन से, जैसे जीआई सिस्टम है, अभी डाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रेस के टाइम पे, तो डाइजेशन कैन वेट। एक्सक्रीशन उस समय इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सक्रीशन कैन वेट, तो उधर सबके जो ब्लड फ्लो है इसको कम कर दिया जाएगा, हार्ट को, ब्रेन को एंड पेरिफेरल जो आपके मसल्स हैं वहां को ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ा दी जाएगी। Decreases the functions of visceral organs यही GI and liver and all that, increases the blood pressure and increases the metabolic rate in the skeletal muscles. यही स्ट्रेस है, यही कॉर्टिसोल का काम है, यही एड्रिनल मेडुला का काम, ठीक है। डन विद द जॉब, समझ आ गई ये सारी या नहीं आई? इसको और ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे, क्लिनिकल स्टफ जो है ये आप बेटर है कि बाद में ही करो, बट स्टिल
बीटा ब्लॉकर्स हैं जो हाई ब्लड प्रेशर में अपन यूज करते हैं ताकि बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर काम ना कर सके। फियोक्रोमोसाइटोमा एक ट्यूमर है, काफी रेयर है, बट स्टिल इट इज सीन इन क्वाइट एन इंडियन पॉपुलेशन में मिल जाता है ये में। इसमें ज्यादातर ये एड्रिनल का ही होता है, एक्स्ट्रा एड्रिनल भी हो सकता है, बट मोस्टली ये एड्रिनल का ही होता है। तो इसमें इंक्रीज्ड रिलीज ऑफ कैटेकोलामीन्स हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, हाइपरटेंशन रहेगा, हेडेक, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन एंड चेस्ट पेन, ये ट्रायड है ना। क्या क्या है, हेडेक है, स्वेटिंग है एंड पैल्पिटेशन है, ये इसका ट्रायड है। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है फियोक्रोमोसाइटोमा। देन चेस्ट पेन, एंजाइटी, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस एंड वीकनेस। दिस इज ओनली अप्लाइड ऑन दिस, इसका हमें और ज्यादा करना नहीं है। थैंक यू सो मच। आई गेस वी आर फिनिश्ड विद द एड्रेनल। कोई